हाय फ्रेंड्स, मैं जागेश्वर कुमार समृद्धि एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, वीडियो बैच चल रहा है जिसमें इंडियन पॉलिटी का सीरीज चल रहा है। इंडियन पॉलिटी के सीरीज में हम लोगों ने पिछली कक्षा में भारतीय संविधान के भाग की चर्चा किया था, जिसमें 22 भाग की चर्चा किया गया था। उससे संबंधित विषय आप लोग के बारे में आप लोगों के समझ बताया गया था कि किस भाग में कौन सा विषय शामिल है। आज के वीडियो में हम दोस्तों देखेंगे भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। तो भारतीय संविधान की जो अनुसूचियां हैं, अनुसूचियों की अगर बात करें तो मूल रूप से जब भारतीय संविधान को तैयार किया गया था उस समय मूल रूप से भारतीय संविधान में 8 अनुसूचियां शामिल था दोस्तों। और आज के डेट में वर्तमान में अगर अनुसूचियों की बात करें तो भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। तो यहाँ से दो तरह का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। सबसे पहला क्वेश्चन सीधा सीधा ये पूछा जा सकता है कि मूल संविधान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, तो 8, और वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो 12। तो अब हम लोग देखेंगे कि प्रत्येक अनुसूची में कौन कौन से विषय को शामिल किया गया है और उसमें क्या क्या अनुच्छेद, क्या क्या आर्टिकल हैं। तो प्रथम अनुसूची में दोस्तों आर्टिकल 1 और 4 की चर्चा आप लोग को मिलेगा। प्रथम अनुसूची में आर्टिकल 1 और 4 के बारे में बताया गया है और इसमें बताया गया राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के नाम व उनकी सीमाएं। मतलब किस राज्य की सीमा क्या होगा, नए राज्य का गठन का, नए राज्य का नाम, राज्य के नाम का परिवर्तन, इन तमाम बातों का जो चर्चा है वो अनुसूची 1 में दिया गया है, जिसमें यह बताया गया कि संघ और राज्य क्षेत्रों के नाम क्या होगा, उसका सीमा क्या होगा। इन सारी बातों को प्रथम अनुसूची में रखा गया है दोस्तों। दूसरी अनुसूची में आप आर्टिकल पर अगर गौर करें तो आर्टिकल में 59 का सब आर्टिकल 3, 59 का सब आर्टिकल 3, 65 का सब आर्टिकल 3, 75 का सब आर्टिकल 6, आर्टिकल 97, 125, आर्टिकल 148 का सब आर्टिकल 3 व आर्टिकल 158 का सब आर्टिकल 3, आर्टिकल 164 का सब आर्टिकल 5, आर्टिकल 186 और आर्टिकल 221। तो ये सारे आर्टिकल्स को दूसरी अनुसूची में जगह दिया गया है। और दूसरी अनुसूची में जो शामिल विषय है दोस्तों वो है राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा या राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, फिर है राज्यसभा या राज्य विधान परिषदों, चूँकि संसद में राज्यसभा होता है और राज्य में आपका विधान परिषद होता है, के सभापति और उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पदाधिकारियों के वेतन, भत्तों तथा पेंशन आदि से जुड़े प्रावधान। मतलब पहली अनुसूची में आपका राज्य, संघ राज्य क्षेत्र के नाम और उसकी सीमा। दूसरा, इसमें जो पदाधिकारी दिया गया है, जो जिन पदाधिकारियों की चर्चा है, जैसे राष्ट्रपति हो गया, राज्यपाल हो गया, लोकसभा राज्य विधानसभा के सदस्य हो गया, फिर आपका राज्यसभा और विधान परिषद के सभापति उपसभापति हो गया, सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो गया या नियंत्रक महालेखा परीक्षक हो गया। इन तमाम पदाधिकारियों के वेतन, भत्ता, पेंशन इत्यादि से जुड़े प्रावधान जो है सो आर्टिकल दूसरी अनुसूची में वर्णित है। अगर बात तीसरी अनुसूची का करें तो इसमें आर्टिकल को अगर देखें दोस्तों तो आर्टिकल 75 का सब आर्टिकल 4, आर्टिकल 84, 99, आर्टिकल 126 का सब आर्टिकल 6, आर्टिकल 148 का सब आर्टिकल 2, आर्टिकल 164 का सब आर्टिकल 3, आर्टिकल 173, 188 और 219। तो ये तीसरी अनुसूची में इन आर्टिकलों को जगह दिया गया है और इसमें बताया क्या गया कि संघ या राज्य मंत्री, संसद या राज्य विधानमंडल के सदस्य और उनके चुनाव के प्रत्याशी, न्यायाधीश आदि द्वारा ली जाने वाली शपथों या प्रतिज्ञानों के प्रारूप दिए गए हैं। आपको पता होगा दोस्तों कि जब मंत्री या मिनिस्टर्स आपके चुन कर आते हैं, प्रत्याशी चुन कर आते हैं तो शपथ लेते हैं। तो जो शपथ क्या लेंगे उसका प्रारूप क्या है, वो शपथ के प्रारूप के बारे में जो ओथ उन लोग लेते हैं, ओथ जो लेते हैं उसका प्रारूप है सो तीसरी अनुसूची में वर्णित है। बात अगर चौथी अनुसूची का करें तो चौथी अनुसूची में आर्टिकल 4 का सब आर्टिकल 1, आर्टिकल 80 का सब आर्टिकल 2 को जगह दिया गया है और इसमें राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन।
यानी किस केंद्र शासित प्रदेश से या किस राज्य से राज्यसभा में कितने सीट दिया गया, किन राज्यों को कितने सीट आवंटित किए गए हैं, इसका वर्णन आपको चौथी अनुसूची में मिलता है दोस्तों। पांचवी अनुसूची में बात करें तो पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों व जनजातीय के प्रशासन तथा नियंत्रण से जुड़े प्रावधान। जो अनुसूचित जाति या जनजाति क्षेत्र होता है उसका प्रशासन क्या होगा, उसका प्रशासन कैसे किया जाएगा, उससे संबंधित प्रावधान को पांचवी अनुसूची में जगह दिया गया है। वहीं बात अगर छठी अनुसूची का करें तो छठी अनुसूची में आपका आर्टिकल जो है वो 244 का सब आर्टिकल 2 और 275 का सब आर्टिकल 1 को स्थान दिया गया है। और इसमें मुख्य रूप से 4 राज्यों के प्रशासन, 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन की चर्चा की गई है। उसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के जो जनजातीय क्षेत्र हैं उसका प्रशासन से संबंधित उपबंध को इसमें रखा गया है। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति का प्रशासन, लेकिन छठी अनुसूची में विशेष रूप से 4 राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र का। अगर हॉल एंड सोल में जनजातीय क्षेत्र अगर आपको पूछेगा तो पांचवी अनुसूची, लेकिन अगर असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित अगर बात करता है तो छठी अनुसूची। वहीं सातवीं अनुसूची की बात करें तो इसमें आर्टिकल 246 को जगह दिया गया है और इसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में शामिल विषयों को बारे में बताया गया है। आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों कि जब मूल संविधान में संघ सूची में 97 विषय थे, 97 सब्जेक्ट्स को रखा गया था, लेकिन अभी वर्तमान समय में अगर बात करें तो 100 विषय हैं, 100 विषय हैं। राज्य सूची में वर्तमान समय में मूल संविधान में 66 विषय थे और वर्तमान में 61 विषय हैं। वहीं समवर्ती सूची की बात करें तो समवर्ती सूची में मूल संविधान में 47 विषय थे और आज के डेट में 52 विषय को रखा गया है। दोस्तों ये संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में शामिल विषय, इसमें बताया गया है कि जो टैक्स लगाया जाएगा उसमें सेंट्रल किस किस जगह पे किस किस विषय पर टैक्स लगा सकता है, स्टेट राज्य किस जगह पे टैक्स लगा सकता है, किन विषयों पर लगा सकता है और किन विषयों पर संघ और राज्य यानी कि सेंट्रल और स्टेट दोनों लगा सकता है। तो इन तमाम विषयों की चर्चा सातवीं अनुसूची में किया गया है। आठवीं अनुसूची की अगर बात करें तो आठवीं अनुसूची में भाषाओं को जगह दिया गया है। संविधान द्वारा प्राप्त मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं की चर्चा किया गया है। आठवीं अनुसूची में आर्टिकल की अगर चर्चा करें तो आठवीं अनुसूची में आर्टिकल 344 का सब आर्टिकल 1 और आर्टिकल 351 को जगह दिया गया है। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि जिसमें संविधान बनकर तैयार हुआ था उसमें मूल रूप से संविधान में मात्र 14 भाषाओं को दिया गया था, जगह दिया गया था, मात्र 14 भाषा था। बाद में 8 भाषाओं को जोड़ा गया और अभी के समय में संविधान में मान्यता प्राप्त 22 भाषा है। क्वेश्चन देगा कि मूल संविधान में मान्यता प्राप्त कितनी भाषाओं की चर्चा है, तो 14। और अभी वर्तमान समय में संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, तो 22। अब उन 22 भाषाओं, आपसे क्वेश्चन दे देगा कि निम्न में से कौन सी भाषाएं संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त है या निम्न में से कौन सी भाषाएं संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि संविधान में किन किन विषयों, किन किन भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। तो उसमें यहाँ पे हम भाषाओं का नाम लिखे दोस्तों, इसको आप थोड़ा ध्यान में रखेंगे। असमिया, बंगला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। एक कुल 22 भाषाएं हैं जिसमें संविधान में मान्यता प्राप्त है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मूल संविधान में मात्र 14 भाषा था, अभी वर्तमान समय में 22 भाषा है। तो कब किस भाषा को जोड़ा गया, इससे भी संबंधित क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है। तो सिंधी को 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा जोड़ा गया था। सिंधी भाषा को सबसे पहले शामिल किया गया और वो संविधान 21वें संविधान संशोधन 1967 उसके बाद 4 कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, ये 3 भाषा को शामिल किया गया 71वें संविधान संशोधन 1992। उसके बाद बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को 92वें संविधान संशोधन 2003 में। मतलब जो भाषा से संबंधित 3 संशोधन हुआ है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। भाषा से संबंधित 3 संशोधन हुआ है।
पहला 21वां संविधान संशोधन 1967 जिसमें सिंधी को शामिल किया गया। उसके बाद 21वां के बाद 71वां संविधान संशोधन 1992 जिसमें 3 भाषा को शामिल किया गया, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। उसके बाद आपका है 92 संविधान संशोधन 2003, इसमें 4 भाषा को शामिल किया गया, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संताली। यानी पहला संशोधन में 1 भाषा, जब दूसरा संशोधन किया गया भाषा से रिलेटेड तो उसमें 3, और फिर तीसरा संशोधन जब भाषा से संबंधित हुआ उसमें 4, कुल 8 भाषाओं को बाद में जोड़ा गया और 14 भाषाएं पहले से थी। तो टोटल 22 भाषा अभी के डेट में प्रेजेंट में है। तो ये ध्यान में रखेंगे कि कब किस भाषा को कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, ये ध्यान में रखेंगे। नोट में यहाँ एक पॉइंट आप देख रहे हैं कि 2011 में उड़िया का नाम बदलकर ओडिया कर दिया गया। जो उड़िया था उसको अब ओडिया बोला जाता है, और ये भाषा का नाम जो बदला गया 2011 में। यह 8वीं अनुसूची थी। 9वीं अनुसूची में आर्टिकल 31 ख 31 ख का चर्चा है, 31 ख को जगह दिया गया है, और इसको प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया। आपको मालूम होगा कि मूल रूप से संविधान में 8 ही अनुसूची थी, अभी वर्तमान में 12 अनुसूची है। तो जो 9वां अनुसूची है उसको प्रथम संविधान संशोधन जो अमेंडमेंट हुआ था, फर्स्ट अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में 1951 में, उसके आधार पर इसको 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 9वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया, कौन से संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो प्रथम संविधान संशोधन 1951। अब इसमें चर्चा क्या है दोस्तों? तो भूमि सुधार व जमींदारी उन्मूलन से संबंधित अधिनियम, नियम, विनियम आदि जिन्हें न्यायिक पुनर्विलोकन से बचाने के लिए, मतलब ये है कि जो लैंड रिफॉर्म्स जो हुआ था और जमींदारी उन्मूलन जो हुआ था वो आपका प्रथम संविधान संशोधन 1951। चूँकि आज़ादी से पहले क्या था, यहाँ पर लैंड रिफॉर्म्स नहीं हुआ था, बहुत दिनों से लैंड रिफॉर्म्स नहीं हुआ था, जमींदारी प्रथा चल रहा था और जमींदारी प्रथा को हटाना अनिवार्य था। इसलिए पहला अमेंडमेंट जो हुआ, प्रथम संविधान संशोधन जो हुआ 1951 में, और 1951 में संशोधन करके एक अलग अनुसूची जोड़ दिया गया और उस अनुसूची को 9वीं अनुसूची बोला गया, जिसमें भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन संबंधित नियम, विनियम इत्यादि का प्रावधान दिया गया है। उसके बाद आता है दोस्तों 10वीं अनुसूची, जिसको हम लोग दल बदल विरोधी कानून भी कहते हैं, डिफेक्शन लॉ कहते हैं। आप देखते होंगे कि प्रत्याशी है सो इस दल को छोड़कर उस दल में चले जाते थे और उससे क्या होता था, सरकार अस्थायी हो जाता था और बहुत सारी समस्याओं को झेलना पड़ता था। इसलिए 10वीं अनुसूची एक जोड़ा गया और ये जोड़ा गया 92वें संविधान संशोधन 1985 में, 1985 में 52 अमेंडमेंट 1985 में दल बदल कानून बनाया गया, दल बदल विरोधी कानून बनाया गया और उसको एक अलग अनुसूची में जगह दिया गया और उस अनुसूची का नाम है 10वीं अनुसूची। और इसमें जो आर्टिकल दिया गया है दोस्तों 102 का सब आर्टिकल 2 और आर्टिकल 191 का सब आर्टिकल 2, ये 2 आर्टिकल को 10वीं अनुसूची में जगह दिया गया है। और इसमें संसद और विधानसभा सदस्यों, जैसे संसद सदस्य जो होते हैं और विधानसभा सदस्य जो होते हैं, उसके दल बदल के आधार पर जो निर्हरता संबंधी प्रावधान इसमें दिया गया है कि अगर आप दल बदल करते हैं तो आपकी जो अहर्ता है उसको खत्म कर दिया जाएगा, आपकी जो आपका पद जो है वो समाप्त कर दिया जाएगा। और इससे संबंधित कानून बना दिया गया जिसको दल बदल विरोधी कानून कहा गया और उसे 10वीं अनुसूची के अंतर्गत रखा गया। उसके बाद 11वीं अनुसूची आता है दोस्तों, जिसमें आर्टिकल 243(6) अनुच्छेद 243(6) को जगह दिया गया है और इसको 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया। 73वां संविधान संशोधन 1992। और 11वीं अनुसूची में क्या विषय है, तो पंचायतों की शक्तियां व उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए और इसमें 29 विषय को शामिल किया गया है कि पंचायत जो होता है, पंचायत को कौन कौन से अधिकार है, पंचायत को कौन कौन से उत्तरदायित्व हैं, इसके प्रावधान, इससे संबंधित उपबंध जो है वो 11वीं अनुसूची में रखा गया है और इसमें कुल 29 विषय हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों कि 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय को शामिल किया गया है। तो 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषय को शामिल किया गया है। 11वीं अनुसूची में क्या प्रावधान है, तो पंचायतों की शक्तियों और उसके उत्तरदायित्व के संबंधी प्रावधान दिया गया है। उसके बाद 12वीं अनुसूची, जिसे आपको जोड़ा गया 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992। यहाँ पे ध्यान देंगे दोस्तों, इसे जोड़ा गया 74वें
संविधान संशोधन 1992 मतलब 12वीं अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया। और इसमें नगर पालिका, जिस तरह से पंचायतों को शक्तियां और अधिकार निर्धारित किए गए हैं, उसी तरह नगर पालिकाओं के लिए भी शक्तियां और उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए और उसमें 18 विषय को शामिल किया गया है। तो 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 और 12वीं अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992, ये दोनों आर्टिकल जो है, ये दोनों अमेंडमेंट 1992 में हुआ था। और 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा 12वीं आर्टिकल को जोड़ा गया, 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया और इसमें आर्टिकल 243 को शामिल किया गया और इसमें नगर पालिका का अधिकार और कर्तव्य, शक्तियाँ और कर्तव्य दिया गया, जिसमें 18 विषय हैं। दोस्तों एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारे भारत में अंग्रेजी भाषा बोली जाती है, अंग्रेजी का काफ़ी प्रचलन है, लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि अंग्रेजी को संविधान के 8वीं अनुसूची में जगह नहीं दिया गया है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो 8वीं अनुसूची में 22 भाषा को संविधान के द्वारा जो मान्यता प्राप्त है, उसमें अंग्रेजी को जगह नहीं दिया गया है दोस्तों। तो दैट इज़ द वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। और इसी से क्वेश्चंस, ये लू फॉल्स है और यहीं से क्वेश्चंस आपको पुटअप कर दिया जाएगा कि अंग्रेजी को संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषा है या नहीं। अब यहाँ पे स्टूडेंट कन्फ्यूजन कर जाता है, क्योंकि अंग्रेजी हमारे देश में काफ़ी प्रचलन है, काफ़ी बोला जाता है, तो यहाँ पे कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है और स्टूडेंट्स गलत कर बैठते हैं। तो अंग्रेजी को संविधान द्वारा प्राप्त मान्यता जो भाषा है, मान्यता प्राप्त भाषा है, उस पर जगह नहीं दिया गया है। तो ये संविधान की अनुसूचियाँ था दोस्तों, जिसे आप बार बार वीडियो को रिवाइंड करके देखेंगे तो आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा। एक बार हॉल एंड सॉल्व में अगर बात करें तो मूल रूप से 8 अनुसूची, वर्तमान में 12। पहली अनुसूची में राज्य संघ क्षेत्र के नाम और सीमा, दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति, राज्यपाल, जितने भी पदाधिकारी हैं उसका वेतन, भत्ता और पेंशन के बारे में, तीसरी अनुसूची में उसके शपथ के बारे में, चौथी अनुसूची में राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन, 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जाति या जनजाति क्षेत्र के प्रशासन के संबंध में, 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में, 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में शामिल विषयों के बारे में, 8वीं अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं के बारे में, 9वीं अनुसूची में आपका भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन प्रथा के बारे में, 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून के बारे में, 11वीं अनुसूची में पंचायतों के बारे में और 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं के बारे में। तो जब इसको शॉर्ट समरी आप करेंगे दोस्तों तो आराम से इजी वे में आप इसको याद कर सकते हैं। और ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे लगातार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पुटअप होता है, तो प्लीज़ वीडियो को आप बढ़िया से देखें। और एक बार वीडियो को दोस्तों आप पहले इसको देखिए, समझिए, उसके बाद दूसरी बार में आप इसको लिखने का कोशिश करेंगे, आप इसको लिखने का प्रयास करेंगे तो आप अच्छा से आराम तरीके से आप इसको कर सकते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि यह वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे और अधिक से अधिक लोग इसका फ़ायदा उठा पाए दोस्तों। तो ये आपका था भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे और मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को बार बार देखिए और एग्जामिनेशन तक आप समृद्धि एजुकेशन यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए, ताकि आपको लगातार इसमें कंटेंट जो दिया जाएगा वो आपके एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा दोस्तों। अगले क्लास में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में बताएंगे कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की क्या क्या विशेषताएँ हैं और किन किन विशेषताओं से किस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, इससे रिलेटेड विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।